अपवर्तन कहते हैं। लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखना। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा पॉइंट लिखना, अपवर्तन में, तीसरा पॉइंट, अपवर्तन में प्रकाश की तीव्रता, चाल, अपवर्तन में प्रकाश की तीव्रता, चाल, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन माध्यम के बदलने पर भी माध्यम के बदलने पर भी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। वो दोनों कंडीशन देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, तो अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो ये क्या बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक समतल सतह ले लिए और इस समतल सतह पर क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को डालते हैं जो कि आपतित हो रही है। तो ये कौन सी किरण हो गई, आपतित। कौन सी किरण है, आपतित किरण। और यहाँ से ये क्या करेगा कि ये इस बार इधर नहीं जाएगा क्योंकि अब परावर्तन नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है, समतल सतह है या ग्लास या कांच की एक पट्टी है जिस पर हमने प्रकाश को डाला। तो अब प्रकाश यहाँ से परावर्तित की जगह क्या होगी, अपवर्तित। यानी कि 100% अपवर्तित नहीं होता है, कुछ भाग परावर्तित भी हो जाता है, लेकिन हम लोग मेनली किसको पढ़ रहे हैं, अपवर्तन को। तो ये प्रकाश यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब डाल देते हैं। ये अभिलंब
तो ये प्रकाश या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब से पास की ओर आएगी। अब इसमें दो कंडीशन है, दोनों इस बात पर डिपेंड करते हैं कि माध्यम हमारा कैसा है। तो अगर माध्यम विरल से सघन जा रहा है प्रकाश, कहाँ, विरल से सघन, तो फिर वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, पहली कंडीशन ये, अब कैसी किरण हो गई, अपवर्तित किरण, कैसी हो गई, अपवर्तित किरण। और ये क्या है, नॉर्मल या अभिलंब। और ये जो हमने लिया है ये क्या है, समतल सतह, ब्रैकेट में ग्लास भी लिख सकते हैं या कांच की पट्टी का। दर्पण में अपवर्तन होगा ना, परावर्तन होगा। तो देखना हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ग्लास लगे लिए हैं हम लोग, इसके ऊपर का जो माध्यम है अलग है, इसके नीचे का जो माध्यम है वो अलग है, यानी कि दोनों का माध्यम अलग अलग है। अगर दोनों का मीडियम अलग अलग है तो इसको हम लोग मान लेते हैं ऊपर वाले को कि ये हो गया माध्यम 1, या इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं μ1, और ये हो गया माध्यम 2, जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं μ2। तो इसका माध्यम μ1 और इसका माध्यम μ2। अगर हम लोग M1 माध्यम 1 को मान रहे हैं क्या, विरल, कैसा माध्यम, विरल माध्यम, और इसको कैसा मान रहे हैं, सघन। तो अगर प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, विरल से, और जा कहाँ रही है, सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। हालांकि अगर देखोगे तो ये प्रकाश जाना किधर चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई, वो अभिलंब की ओर झुक गई। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आपतित होती है तो इसको पृथक्कृत करने वाली सतह पर जब टकराती है, तो जब वो दूसरे माध्यम में आपतित होती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। यानी कि बोले ये अपना दिशा या अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब विचलित में दो कारण हो सकता है, या अभिलंब की ओर झुक जाए या अभिलंब से दूर हट जाए। तो इसमें होगा क्या, इसकी चाल बदल जाएगी, इसका दिशा भी बदल जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा, लेकिन चेंज क्या नहीं होता है, केवल आवृत्ति। क्योंकि आवृत्ति जब तक हम लोग इस प्रकाश के सोर्स को नहीं बदलेंगे तब तक आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी कि आवृत्ति केवल और केवल कब चेंज होती है, जब सोर्स या स्रोत को चेंज ना करे, तो इसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब जो यह प्रकाश आ रही है यहाँ पर जो कोण बनाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे आपतन कोण, और यहाँ पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। परावर्तन इस बार नहीं होगा क्योंकि अब क्या हो रहा है, अपवर्तन। ये कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण, और ये क्या हो गया, आपतन कोण। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं कि इस बार प्रकाश को उल्टा कर दें, या हम लोग माध्यम को क्या कर दें, चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या करें, अभिलंब डाल देते हैं। इधर हमारा इस बार माध्यम क्या है, सघन, यानी कि अब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये μ2 और ये μ1। तो अब सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो ये आपतित किरण हो गई और ये कोण आई हो गया। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश कहाँ जाती है, विरल माध्यम में, तो जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब ये प्रकाश को जिस पथ से जाना चाहिए था वो वहां से ना जा करके बल्कि वो थोड़ा इधर चली जाती है। तो ये अब कोण हो गया आर। तो ये आई आपतन कोण, ये आर अपवर्तन कोण। तो दो कंडीशन है, अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अभिलंब अभिलंब से दूर हटती है, और इसमें इसमें अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहला तो इसका क्या हो गया, डेफिनेशन ही, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होती है
तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब विचलित में दोनों चीज हम बता दिए, या झुकेगी या दूर हटेगी, क्योंकि विचलित का मतलब क्या है? वो अपने पथ पर नहीं जा रही है, वहां से वो कहीं भी जा सकती है, या झुक जाएगी या दूर हट जाएगी। तो परिभाषा क्या बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब कंडीशन में पहला बात करें कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आपतित किरण के साथ बनाया गया अभिलंब का कोण क्या होगा? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण। और इसका दूसरा, अगर सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो कंडीशन। तीसरा क्या? कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका चाल, उसका तरंगदैर्घ्य और उसकी जो तीव्रता है, ये तीनों ही क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। घटेगी या बढ़ेगी हम ये नहीं बता रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं चेंज हो जा रही है। ठीक है, घटेगा या बढ़ेगा अभी देख लेंगे कि कब घटेगा कब बढ़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल, उसका तरंगदैर्घ्य और उसकी तीव्रता तीनों ही क्या हो जाती है? बदल जाती है। या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, विरल से सघन जा रहे हैं या कि फिर सघन से विरल जा रहे हैं। तो देखना, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। आवृत्ति कब तक नहीं बदलेगी? जब तक कि प्रकाश का स्रोत चेंज ना किया जाए। मतलब सूर्य से प्रकाश आ रही है तो सूर्य के जगह तुम लोग बल्ब लगा दो तो आवृत्ति चेंज होगी, क्योंकि अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बल्ब से आ रहा है, अब सूर्य से नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमने सोर्स या स्रोत ही चेंज कर दिया। जब सोर्स या स्रोत ही चेंज कर देंगे तो आवृत्ति चेंज हो जाएगी, अदरवाइज आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आवृत्ति जो है वो स्रोत या सोर्स का गुणधर्म है। यानी कि किसी माध्यम में जाने या आने से या अपवर्तित परावर्तित होने से आवृत्ति नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति केवल स्रोत पर निर्भर करती है। जब तक स्रोत नहीं बदलेगा तब तक आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति किसका गुण है? स्रोत का। यानी कि स्रोत चेंज हुआ, आवृत्ति चेंज। तो ये दो कंडीशन। और तीसरा क्या? कि इसकी चाल, इसका तरंगदैर्घ्य और इसकी तीव्रता तीनों ही चेंज हो जाएगी। घटेगी या बढ़ेगी ये दूसरी बात है। घटना बढ़ना अभी चेक कर लेंगे कि विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है और सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा। लेकिन चेंज हो जाती है इतना हमें पता है। जैसे अपवर्तन की परिभाषा हम लोग क्या बोले कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब कंडीशन क्या? अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमने विचलित बोला तो विचलित में दोनों कंडीशन आ गए। विचलित इसमें भी हुआ है, विचलित इसमें भी हुआ है। तो अभिलंब से या दूर हटेगी या अभिलंब के पास जाएगी। वो कंडीशन बताएगा कि माध्यम कैसा है, विरल या सघन। जनरली हम लोग विरल माध्यम में वायु लेते हैं और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। ये हमेशा तुम्हें याद करके चलना है क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें कभी नहीं देगा। उसके बाद जैसे हम लोग परावर्तन पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको परावर्तन कहते हैं। वहां पे दो नियम पढ़े थे परावर्तन का। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अपवर्तन के दो नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अपवर्तन का अगर हम लोग नियम की बात करें, अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन के यहाँ भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है? सेम वही कहानी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर स्थित हैं। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम क्या बोलता है? आपतित आपतित किरण, कमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या बोलता है?
दूसरा नियम थोड़ा ध्यान से सुनना, दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण की ज्या मतलब साइन थीटा, तथा अपवर्तित किरण की ज्या मतलब कॉस थीटा, कोज्या। ज्या को बोलते हैं साइन थीटा, कोज्या को बोलते हैं कॉस थीटा। तो बोलता है आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण की कोज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अनुपात मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर नियतांक। तो बोलता क्या है स्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का मान एक स्थिरांक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम जो दूसरा है, या अपवर्तन का नियम भी उसे बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बोलता है, आपतित सॉरी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, तथा अपवर्तन कोण की कोज्या, कोज्या मतलब कॉस थीटा का अनुपात का मान एक नियतांक या स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो यही है स्नेल का नियम भी, यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान का अनुपात एक नियतांक होता है। अब देखना, इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं हम लोग क्या लिखे थे, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं 1 म्यू 2। 1 मतलब जिस माध्यम से आ रहा है, 2 मतलब जिस माध्यम में जा रहा है। तो 1 को क्या बोल रहा है, वो विरल माध्यम, 2 को क्या बोल रहा है, वो सघन माध्यम। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हम लोग लिख देंगे 1 म्यू 2। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, या इसी को हम लोग ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है उसको बाद में। तो बाद में क्या लिखा है 2, तो ऊपर लिखेंगे म्यू 2 बटे पहले क्या लिखा है 1, तो म्यू 1। जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है उसको बाद में, या बोले जो बाद में लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो पहले लिखा है वो नीचे। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। ये भी स्नेल का नियम ही है, ये दोनों स्नेल के ही नियम हैं। ये लिखना ज्यादा आसान है इसकी तुलना में। कैसे देखना, इसको कैसे लिखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश आ रही है उसका अपवर्तनांक म्यू 1, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे म्यू 1। तो जिस माध्यम में प्रकाश आ रही है उसका अपवर्तनांक और उसका कोण, तो म्यू 1 साइन आई बराबर
जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक और उसका कोण, तो क्या लिखेंगे μ2 sin r। तो इसकी तुलना में इसे लिखना ज्यादा आसान है, चाहे तुम लोग इसे लिख सकते हो चाहे इसे, जो तुम्हें अच्छा लगे, दोनों एक ही चीज है। ये भी स्नेल का नियम है, ये भी स्नेल का नियम से ही आता है। तो ये ज्यादा आसान होता है कि जिस माध्यम में आ रहे हैं उसका अपवर्तनांक और उसका कोण बराबर जिस माध्यम में जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक और उसका कोण। अब यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं 1μ2, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो देखना इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। मतलब कहानी सेम है, जैसे इसको हमने बताया ना कि अगर ये लिखा है 1μ2, तो जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसको नीचे। तो इसको पढ़ते भी वैसे ही है, जो बाद में लिखा है उसको पहले पढ़ो, क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फिर एक लिखा है तो एक को बाद में पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष। जैसे देखना, सपोज करो हम लिख देते हैं ए म्यू डब्लू, ए मतलब एयर, डब्लू मतलब वाटर, ठीक है, ए मतलब एयर, डब्लू मतलब वाटर। इसको क्या बोलेंगे, वाटर या पानी का अपवर्तनांक वायु या हवा के सापेक्ष। अगर इसी तरह इसको लिख भी देते हैं, क्या, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक हवा या वायु के सापेक्ष। तो ये पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब देगा ना तो ये लिखने में दिक्कत होती है कि ए म्यू डब्लू लिखें या डब्लू म्यू ए लिखें। तो जो बाद में लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे, क्या, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अगर उसी तरह हमें दे दे इस तरीके से डब्लू म्यू जी, जी मतलब ग्लास या कांच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कांच या ग्लास का अपवर्तनांक वाटर या पानी के सापेक्ष। तो इसको जो बाद में लिखा हो उसको पहले पढ़ेंगे, क्या, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। समझे, इसको पढ़ने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में तुम्हें ये दे भी सकता है नहीं भी, वो ऐसे हिंदी बोलेगा कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1/2 या 4/3 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो तुम्हें ये दे करके भी दे सकता है और डायरेक्टली ये बोल देगा शब्द, तो इन शब्दों से तुम्हें ये लिखने आना चाहिए। यानी कि क्या लिखा है, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो जो चीज लिखा है पहले उसको हम लोग लिखेंगे बाद में, और इसमें जो लिखा है बाद में उसको लिखेंगे पहले। भाई अगर इससे ये लिख ले रहे हो तो इससे ये भी लिखने आना चाहिए ना। तो इससे क्या लिख रहे हैं हम लोग कि जो बाद में लिखा है, यानी कि वाटर बाद में लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे, पहले। लेकिन जब हिंदी में चलेंगे तो जो पहले लिखा है उसको जब लिखेंगे इस टाइप में मैथमेटिक्स रूप में, तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। जैसे इसी को लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, तो पहले क्या लिखा है, पानी, तो पानी को हम लोग क्या लिखेंगे, बाद में। हवा क्या है, बाद में, तो इसको लिखेंगे पहले। तो इससे ये और इससे ये दोनों ही हमें लिखने आना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हिंदी दे करके पूछ दिया तो फिर क्वेश्चन वहां पर नहीं बनेगा। समझे। अब कुछ चीजों का अपवर्तनांक तुम्हें याद रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे भी दे सकता है और नहीं भी, और नहीं देगा तो तुम्हें याद होना जरूरी है। अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो तुम्हारा काम क्या है, याद करके जाना। तो 4 जो है अपवर्तनांक वो तुम्हें याद करना है। पहला, पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक तुम लोग 1.33 या 4/3 दोनों याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे हमें वैल्यू देगा ना कि ये 4/3 आपस में कट जाते हैं, हो सकता है 1/33 जब दे तो काटने में दिक्कत हो। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ताकि इजी हमें हो सके, जो अच्छा लगेगा
या जिससे जल्दी कट सके उसको हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरा जो है वो याद करना है किसका, ग्लास का या कांच का अपवर्तनांक। ये कितना होता है 3/2 या इसी को हम लोग बोलते हैं 1.5। तीसरा वायु का अपवर्तनांक, ये होता है कितना 1। और चौथा सर्वाधिक अपवर्तनांक जो होता है वो किसका होता है, हीरा का। कितना होता है 2.42। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। कितना 2.42। तो ये चारों की वैल्यू हमें याद रखना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हमें याद होना ही चाहिए। तो दोनों याद रखना, बटे वाला भी और उसका आंसर भी। हालांकि 4/3 का भाग दोगे तो इतना ही आता है, 3/2 का भाग दोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें दोनों याद रखना जरूरी है। तो देखना अगला हम लोग क्या देख रहे हैं, माध्यम के प्रकार। तो माध्यम के प्रकार, नंबर पहला विरल माध्यम। विरल माध्यम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेयरर मीडियम। तो विरल माध्यम की अगर बात करें तो विरल माध्यम में जो होता है प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता क्या हो जाती है, ज्यादा होती है या बढ़ जाती है। और जो दूसरा होता है सघन माध्यम, उसमें प्रकाश की तीव्रता, चाल और तरंग दैर्ध्य वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जितने स्पीड से उसे चलना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं चलती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम, पहला विरल और दूसरा सघन। तो विरल माध्यम की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश की चाल, कॉमा तरंग लंबाई ये क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर दूसरा बात करें सघन माध्यम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो इसमें जो है प्रकाश की चाल व तरंग लंबाई, प्रकाश की चाल व तरंग लंबाई कम होती है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपवर्तनांक की, इसकी अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होगा। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक टू टाइप का होगा, एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। तो अगर हम लोग सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष तुलना किया जाए, वायु के सापेक्ष। तो अगर वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष। सापेक्ष में वायु के अलावा कोई भी दूसरा माध्यम हो तो उसकी तुलना किसी अन्य माध्यम से करें तो उसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक।
तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हो। एग्जाम्पल, ए म्यू जी या ए म्यू डब्लू। तो ऐसा कोई भी अपवर्तनांक जिसमें वायु हो, यानी कि तुलना किससे की जा रही है? वायु से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगर सापेक्ष की बात करें तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम से किया जाए, या बोले जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष हो, दूसरे माध्यम के सापेक्ष हो। एग्जाम्पल, म्यू डब्लू म्यू जी या जी म्यू डब्लू। तो इसमें देखोगे वायु नहीं है, मतलब वायु के अलावा अगर किसी का भी अपवर्तनांक ज्ञात करने को बोले तो वो सब क्या होंगे? सापेक्षिक अपवर्तनांक। अगर वायु के साथ है कोई तो उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। लिखने का तरीका क्या है? जो बाद में लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो पहले लिखा है वो नीचे रहेगा। देखो कैसे लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन इनके साथ क्या लगा देंगे? एयर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और लिखेंगे आगे जब जरूरत पड़ेगा तो। अभी बस इतना जान जाओ कि ऐसा होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं किसका? अपवर्तनांक व तरंग लंबाई। अपवर्तनांक व तरंग लंबाई में संबंध। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है वो हम लोग देखना चाहते हैं कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य या जिसको तरंग लंबाई बोलते हैं लेमडा, उसमें क्या संबंध है। तो एक फार्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांची का सूत्र। कांची के सूत्र से, कांची का सूत्र क्या बोलता है? वो बोलता है म्यू प्लस ए प्लस सॉरी म्यू प्लस ए बाई लेमडा प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा की पावर 4 प्लस डी बटे लेमडा की पावर 8 प्लस डैश 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 डैश। ये कांची का सूत्र है, यानी कि जो भी है उसका स्क्वायर करते जाओ। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे लगातार ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या लेकर आता है कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई लेमडा के, यानी कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उस तरंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, म्यू व्युत्क्रमण उपाधि होता है लेमडा के। लेमडा क्या है? तरंग लंबाई, या इसी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। और ए बी सी क्या है? ए बी सी नियतांक है। ए कॉमा बी कॉमा सी नियतांक है।
ये क्या है, नियतांक है। तो ये हो गया अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध। आया था वो क्या था, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विरल माध्यम में, तो अगर विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, म्यू आर, तो उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लेमडा आर। अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर है तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लेमडा आर। लेमडा क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य। आर मतलब रेयरर मीडियम या विरल माध्यम। आर मतलब रेयरर या विरल, अभी पहले ही बताए थे। और यहाँ पर भी आर मतलब रेयरर और म्यू क्या है, अपवर्तनांक। तो अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर है तो विरल माध्यम में तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लेमडा आर। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, तो अगर सघन माध्यम की हम लोग बात करें तो सघन माध्यम में अगर अपवर्तनांक म्यू डी है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लेमडा डी। म्यू डी क्या है, सघन माध्यम में अपवर्तनांक, लेमडा डी क्या है, सघन माध्यम में तरंग दैर्ध्य। तो देखोगे इस फार्मूले से, तो लेमडा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर इन दोनों का अनुपात करें तो हम लोग म्यू आर बटे म्यू डी बराबर लिख सकते हैं लेमडा डी बटे लेमडा आर। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि जो आर है उसका तरंग दैर्ध्य नीचे रहेगा, जो डेंस है उसका तरंग दैर्ध्य ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि म्यू और लेमडा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो सघन वाले का तरंग दैर्ध्य ऊपर रहेगा और विरल वाले का तरंग दैर्ध्य नीचे रहेगा। या सीधा बोले कि जो ऊपर है उसका तरंग दैर्ध्य नीचे रहेगा और जो नीचे है उसका तरंग दैर्ध्य ऊपर रहेगा। तो यहाँ से हम लोग म्यू आर क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, लेमडा डी क्या है, सघन माध्यम का तरंग दैर्ध्य, म्यू डी क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और लेमडा आर क्या है, विरल माध्यम का तरंग दैर्ध्य। तो ये लिख लोगे या बता दे क्या क्या होता है, लिख देते हैं कौन क्या है। म्यू आर क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू डी क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। लेमडा आर क्या है, विरल माध्यम का तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई। और लेमडा डी क्या है, सघन माध्यम का तरंग लंबाई। तो ये हमारे पास एक पहला रिलेशन आ गया, लेमडा आर म्यू आर बटे म्यू डी बराबर लेमडा डी बटे लेमडा आर। दूसरा अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एक और आता है फार्मूला, क्या, म्यू बराबर लेमडा नॉट बटे लेमडा एम। ये क्या है, लेमडा नॉट, लेमडा नॉट मतलब निर्वात में तरंग दैर्ध्य, निर्वात में तरंग दैर्ध्य। और लेमडा एम क्या है, माध्यम में तरंग दैर्ध्य, माध्यम में तरंग दैर्ध्य। तो ये भी एक फार्मूला। अब यहाँ पर देखोगे तो निर्वात बोले या वायु बोले, दोनों का अपवर्तनांक क्या होता है, एक।
तो यहाँ से वही तो हो गया लेमडा व्युत्क्रमानुपाती लेमडा एम जो वहाँ पर लिखे थे। तो इसको म्यू बराबर लेमडा नॉट बटे लेमडा एम। लेमडा नॉट मतलब निर्वात या वायु, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होगा। तो अगर इसको हटा दे एक लिख दे तो ये वही चीज़ तो हो गया, म्यू समानुपाती एक बटे लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा नॉट का मान अगर एक लिख लें तो वही आ जाएगा जो पहले था। तो इसको हम लोग जो वहाँ पे लिखे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि लेमडा नॉट क्या है, निर्वात या वायु में तरंग दैर्ध्य। तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे उसको लिख लो या इसको। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या लेना है। अभी हम लोग किसके रूप में लिए हैं, तरंग दैर्ध्य में। अब किस में लेंगे, वेग के रूप में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं क्या, प्रकाश के वेग के रूप में अपवर्तनांक। देखना, प्रकाश के वेग के रूप में अगर हम लोग बोले सेम वही विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में अगर देखें, विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, म्यू आर, और वेग कितना हो गया, वी आर। उसी तरह बोल दे सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में अगर हम लोग बात करें तो म्यू डी, और वेग कितना हो जाएगा, वी डी। तो यहाँ से देखोगे तो जो म्यू होता है वो म्यू होता है सी बटे वी एम। वी एम क्या होता है, एम मतलब माध्यम में वेग। तो यहाँ पर जो हमारे पास वी एम है वो क्या है, माध्यम में वेग, और सी क्या होती है, प्रकाश की चाल। और जो प्रकाश की चाल होती है वो कांस्टेंट है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। तो यहाँ से देखोगे म्यू व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, वी के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v मीडियम। तो ये देखोगे ये तो लेमडा जैसे ही हो गया, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लेमडा। तो यहाँ पर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। जब दोनों सेम सेम हो गए तो यहाँ से भी हम लोग यही तो बोल सकते हैं क्या, म्यू आर बाई म्यू डी बराबर वी डी बटे वी आर। तो यहाँ से देखना एक कंक्लूजन क्या निकलता है। पहला क्या लिखे हैं हम लोग, ये म्यू आर बटे म्यू डी बराबर लेमडा डी बटे लेमडा आर। दूसरा क्या लिखे हैं, म्यू आर बटे म्यू डी बराबर वी डी बटे वी आर। तो यहाँ से एक चीज देखोगे तो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम लोग इस फार्मूले को यूज करें म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लेमडा को, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम। भाई जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू रेड कलर जो होता है इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सॉरी न्यूनतम होगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, न्यूनतम। और अगर बैगनी की बात करें तो जो वायलेट या बैगनी किरण होती है, वायलेट या बैगनी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कारण, क्योंकि लाल या रेड कलर जो होता है, रेड का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य इट मीन्स लेमडा ज्यादा होता है। और जो वायलेट होता है या बैगनी, इसका तरंग दैर्ध्य या बोले लेमडा वो क्या होता है, कम होता है। जिसका लेमडा कम उसका अपवर्तनांक ज्यादा, और जिसका लेमडा ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। समझे, छाप दो।
पॉइंट अपवर्तनांक, नोट डाल के लिखना पॉइंट, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ब्रैकेट में म्यू, बीमाहीन, बीमाहीन व मात्रकहीन, अपवर्तनांक बीमाहीन व मात्रकहीन होती है। बीमाहीन व मात्रकहीन होती है। इसका मतलब कि म्यू का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही म्यू का कोई इकाई होती है या यूनिट होती है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है और ना ही कोई विमा सूत्र होगा। तो इसका ना तो कोई मात्रक और ना ही कोई विमीय सूत्र। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि अपवर्तन कब नहीं होता है। ठीक है, तो अपवर्तन कब नहीं होगा उसकी भी कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है वो अभी चेक कर लेते हैं। तो देखना, हम लोग क्या पॉइंट देख रहे हैं, अपवर्तन, अपवर्तन कब नहीं होता है। ठीक है, तो अपवर्तन कब नहीं होता है, नंबर पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो। जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो। जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, ये कोई समतल सतह और इस पर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वो क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर 0 डिग्री और साइन आर बराबर भी 0 डिग्री। तो जब साइन आई साइन आर 0 हो गया तो म्यू भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो ऐसे कंडीशन में उसका अपवर्तन नहीं होता है, सीधे चली जाती है। लेकिन इस सतह के साथ कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। सतह के साथ कोण कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन हम कोण किसके साथ लिखे हैं, अभिलंब और आपतित किरण या अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का। दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब दोनों माध्यम, जब दोनों माध्यम समान हो, और जब दोनों माध्यम समान होता है तब भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। यानी कि जैसे प्रकाश आती है वैसे ही चली भी जाती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश का कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। तो दो कंडीशन है जहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। पहला, जब अभिलंबवत आपतित हो। दूसरा, जब दोनों माध्यम क्या हो, समान हो। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये भी वायु है और जहाँ जा रही है वो भी वायु ही है। तो जब वायु से वायु में जाए या पानी से पानी में जाए या कांच से कांच में जाए, मतलब दोनों साइड का मीडियम क्या हो जाए, समान, तो फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। वो तो सिंपल है, जो तुम लोग जानते ही होगे कि अभी देखोगे तो ये एरो किधर दिख रहा है, इस साइड में, मतलब राइट साइड की ओर, लेफ्ट टू राइट। ग्लास लगा दे रहे हैं फिर भी अभी तुम्हें कैसा दिख रहा है, सेम वही, लेफ्ट टू राइट ही। हाँ, नीचे ही कर लो, लो, अभी भी वैसा ही दिख रहा है। और छोटा कर दे इसे, लो, अब जैसा है वैसा ही दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी को ऐड करते हैं।
तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी डाल देते हैं। तो देखना, अब इसमें हम लोग पानी डाल के चेक करते हैं क्या होता है। अब देखना, ये जो एरो है उल्टा तुम्हें दिखेगा, दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। उल्टा क्यों दिख रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ऐसा होता क्यों है, देखो, जैसे इस किनारे से प्रकाश आएगी, कहाँ टकराएगी? ग्लास पर। और इसके इस किनारे से भी प्रकाश आएगी, टकराएगी कहाँ पर? ग्लास पर। कहाँ से आ रही है? वायु से ग्लास में। तो माध्यम क्या मिला? विरल टू सघन। फिर ग्लास से बाहर जा रही है, फिर कहाँ चला गया? सघन से फिर विरल चला गया। तो ये क्या होता है, इसका जो टॉप है यानी जो एरो है, वो जब इमेज बनाता है तो वो उल्टा हो जाता है। जैसे लेंस की कहानी होती है ना, उसी तरह आगे लेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इमेज उल्टा बनता है। तो पहले ये कैसा दिख रहा था? सीधा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको इसके पास रखे तो ये क्या हो गया? उल्टा। कारण प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल भी है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर तुम लोग देखोगे तो ये देखो, पेंसिल को इसमें डाल दिए, जैसा है वैसा ही तुम्हें दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट गई है, लग रहा है? पेंसिल टूटी नहीं है, अभी भी देखोगे तो पेंसिल सीधा ही है। अब इसको इसमें डाल दे रहे हैं, तुम्हें पेंसिल टेढ़ा या टूटी हुई नजर आ रही है। यानी कि एक्चुअल में जाना चाहिए था ये ऐसे, लेकिन वहां से थोड़ा इधर हुई है, फिर उसके बाद ऐसे आ रही है। तो पेंसिल तुम्हें टेढ़ा या टूटी हुई क्यों नजर आ रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश का अपवर्तन। क्यों? क्योंकि प्रकाश विरल से कहाँ जा रही है? सघन में। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका जो एक्चुअल पथ है उससे तुम्हें थोड़ा नीचे की ओर झुका दिख रहा है, हल्का सा नीचे की ओर, यानी ये क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गया है। तो प्रकाश कहाँ जा रहा था? विरल से सघन, मतलब वायु से कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर। इसलिए तुम्हें यह पेंसिल कैसे दिख रही है? टेढ़ा या टूटी हुई या मुड़ी हुई। और इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई। ये दो एग्जाम्पल तुम्हारे अपवर्तन के। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अपवर्तन का ही, लेकिन उससे पहले लाइट को धीरे से बंद करो पीछे से, वैसे नहीं दिखेगा। अब देखना, अभी तुम्हें देखो ये लेजर दिख रहा है ना, अभी सीधा जा रहा है जहां पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जा रहा है। अब देखना, अभी देखो कहाँ चली गई लाइट। अब देखो लाइट अभी कहाँ जा रही थी? वहां पर मेटल लाइट पे जा रही है ना। अब इसको लगा दिया, अब देखो कहाँ जा रही है। अरे उधर देखो, वो तो, ये देखो इधर कहाँ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने डाला लेकिन ये कहाँ झुक गई? अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि अभिलंब से नीचे की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही हटाते हैं फिर से वहीं पे चली जा रही है। जैसे इसको लगा रहे हैं फिर से नीचे आ गई। तो इसका मतलब कि जब हम लोग इस प्रिज्म को लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक जा रही है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? विरल से सघन में। हटाए देखो सीधा चली गई, जैसे इसको लगाएं नीचे आ गई। तो ये भी क्या है? अपवर्तन का ही एग्जाम्पल। अब एक आखिरी तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहे हैं टिंडल इफेक्ट का। टिंडल क्या बोलता है कि अगर प्रकाश को किसी ऐसे माध्यम से गुजारो जिसमें कणों का आकार थोड़ा बड़ा हो, नैनो साइज से थोड़ा ज्यादा हो, तो प्रकाश का पथ विजिबल होगा। देखो अभी लेजर को हम लोग मार रहे हैं, तो जहां से लेजर आ रहा है और जहां जा रहा है केवल वही दिख रहा है तुम्हें। बीच में कहीं दिखाई दे रहा है लेजर? तुम्हें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पथ में जो वायु के कण हैं उनको ये बिखेर नहीं पा रहा है, या बोले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग इसके पथ को देख सकते हैं। कैसे? अब देखना, इसके पथ को देखते हैं। क्या तुम्हें ग्लास में इसका पथ दिखाई दे रहा है? ग्लास में ये जहां से पास हो रही है, देखोगे पूरा ग्लास के अंदर अंदर पूरा तुम्हें उसका कण दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमने कलर डाला है इसमें, उस कलर के कणों का आकार क्या है? बड़ा। और ये जो हमने लेजर मारा उसने क्या किया? उसके कणों को बिखेर दिया, यानी कि प्रकाश जो है बिखर गया। तो इसी को तो टिंडल इफेक्ट बोलते थे, कि किसी सूक्ष्म छिद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तो उसका पथ क्या हो जाता है? विजिबल, या दिखाई देने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो
अभी देखो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन जैसे इसको बीच में ग्लास लगा देते हैं, ये क्या होने लगा, विजुअल होने लगा। यानी कि इसमें जो हमने कण घोल रखे हैं उनका आकार इस तरंगदैर्ध्य की तुलना में थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो लाइट चालू कर दो भाई।